नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूँ विनीता। श्रोताओं, आज हम आपके समक्ष 1 से 15 दिसंबर का ये अंक लेकर के हाजिर हुए हैं। भारतीयता से उत्प्रोत राष्ट्र का रक्षा क्षेत्र बीते 1 दशक में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है, तो वीरता और कर्तव्य का सार बनी सेना हर भारतीय को प्रेरित कर रही है। निर्यात में नए रिकॉर्ड और स्वदेशीकरण की नीति के साथ पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बीते 10 वर्षों में सीमा पर बेजोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, तो अब नए लड़ाकू विमान और नए इनोवेशन तकनीक शोध के साथ सैन्य बेड़े की शक्ति भी बढ़ी है। इस 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और फिर 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के संदर्भ में रक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ही इस बार हमारी आवरण कथा है। देश का रक्षा क्षेत्र कैसे नया आकार ले रहा है और सेना अत्याधुनिक संसाधनों से कैसे लैस हो रही है, इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, 21वीं सदी की जरूरतों को देखते हुए आज हम अपनी सेनाओं को, हमारे सुरक्षा बलों को आधुनिक संसाधनों से लैस कर रहे हैं। हम हमारी सेनाओं को विश्व की सबसे आधुनिक मिलिट्री फोर्सेस की कतार में खड़ा कर रहे हैं। हमारे इन प्रयासों का आधार है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत। अभी कुछ ही दिन पहले यही गुजरात के बड़ोदरा में C295 फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। आज विक्रांत जैसा मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर देश के पास है। आज भारत में अपनी सबमरीन बनाई जा रही। आज हमारा तेजस फाइटर प्लेन वायुसेना की ताकत बन रहा है। हमारा अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। पहले भारत की पहचान हथियार मंगाने वाले देश की थी। आज भारत दुनिया के कितने ही देशों को डिफेंस उपकरण एक्सपोर्ट कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात 30 गुना बढ़ गया। श्रोताओं, व्यक्तित्व की कड़ी में परमवीर मेजर शैतान सिंह और राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस पर विशेष सामग्री को भी इस अंक में शामिल किया गया है। बैक कवर के रूप में बाबा साहब से जुड़े स्मारकों को पंचतीर्थ के तौर पर विकसित करने की पहल को इस अंक में हमने शामिल किया है, जो बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि है। तो वहीं इनसाइड कवर में स्वच्छता से संबंधित विशेष अभियान 4.0 को रखा गया है। पूर्वी लद्दाख में 18 नवंबर 1962 को कैलाश रेंज पर 16,500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर रेजांग ला और आसपास के क्षेत्रों की रक्षा के लिए भारतीय सेना के जवानों ने अंतिम गोली तक लड़ाई लड़ी। रेजांग ला में भारतीय सीमा की रक्षा करते हुए 13 कुमाऊं की एक टुकड़ी ने जो महाशौर्य दिखाया, वैसी बहादुरी दुनिया ने शायद ही कभी देखी या सुनी हो। इस टुकड़ी की अगुवाई कर रहे कंपनी कमांडर अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं करते हुए एक चौकी से दूसरी चौकी तक जाकर जवानों को लड़ने के लिए उत्साहित करते रहे। चौकियों की गश्त के दौरान वे बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन वो अपने सैनिकों के साथ दुश्मनों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने वाला ये सैनिक कोई और नहीं बल्कि मेजर शैतान सिंह थे, जिनके नेतृत्व में भारतीय योद्धाओं ने 1962 के युद्ध में दुश्मन को अंतिम सांस तक आगे नहीं बढ़ने दिया। 1962 के भारत चीन युद्ध में मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में भारतीय सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट की टुकड़ी ने अपने मोर्चों को बचाने के लिए आखिरी दम तक संघर्ष किया। बर्फ से ढके उस क्षेत्र में 3 महीने बाद मेजर शैतान सिंह का शव मिला। उन्हें उनके अदम्य साहस, नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति अनुकरणीय समर्पण के लिए सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उनकी शौर्य गाथा चिरकाल तक देश पर मर मिटने के लिए तत्पर हमारे वीरों को प्रेरित करती रहेगी। व्यक्तित्व की कड़ी में इस अंक में मेजर शैतान सिंह की गाथा को शामिल किया गया है। हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य होता है,
जो उनका जीवन निर्धारित करता है। संत महात्माओं ने हर युग में मानव को उसके जीवन के उद्देश्यों से साक्षात्कार कराया है। भारत में ऐसे ही एक संत भगवान श्री स्वामी नारायण हुए। गुजरात के वड़ताल में उन्हीं श्री स्वामी नारायण मंदिर के 200वें वर्ष समारोह में उपस्थित जनसमूह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। भारत की विशेषता रही है कि जब जब यहां कोई कठिन समय आया है, कोई ना कोई ऋषि, महर्षि, संत या महात्मा उसी काल में अवतरित हुए हैं। भगवान स्वामी नारायण का आगमन भी एक ऐसे समय में हुआ जब देश सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद कमजोर हो चुका था, अपने आप पर विश्वास खो रहा था और खुद को ही कोसने में डूबा हुआ था। तब भगवान स्वामी नारायण ने हमें उस कालखंड में नई आध्यात्मिक ऊर्जा दी। साथ ही उन्होंने हमारे स्वाभिमान को जगाया, हमारी पहचान को पुनर्जीवित किया। गुजरात के वड़ताल में श्री स्वामी नारायण मंदिर के वर्षगांठ समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, द्विशताब्दी समारोह केवल एक आयोजन या इतिहास की तारीख नहीं है। ये मेरे जैसे हर व्यक्ति के लिए, जो वड़ताल धाम में अनन्य आस्था के साथ बड़ा हुआ है, उसके लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं मानता हूं हमारे लिए यह अवसर भारतीय संस्कृति के शाश्वत प्रवाह का एक प्रमाण है। वड़ताल धाम आज मानवता की सेवा और युग निर्माण का बहुत बड़ा अधिष्ठान बन चुका है। इसी वड़ताल धाम ने वंचित समाज से सग्राम जी जैसे भक्त दिए हैं। आज यहाँ कितने ही बच्चों के भोजन, आवास, शिक्षा और दूर सुदूर जंगलों में भी सेवा के कई कार्यक्रम वड़ताल धाम के माध्यम से चल रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में बेटियों की शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण अभियान चल रहे हैं। गरीबों की सेवा, नई पीढ़ी का निर्माण, आधुनिकता और अध्यात्म को जोड़कर भारत की संस्कृति का संरक्षण, आज बेहतर भविष्य के लिए जो अभियान चल रहा है, स्वच्छता से लेकर पर्यावरण तक हर बात को अपनी स्वयं की जिम्मेदारी मान लिया और जी जान से उसको पूरा करने में लगे रहे। भारत सरकार ने इस मौके पर 200 रुपए का चांदी का सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। इस आयोजन की विस्तृत जानकारी पत्रिका में शामिल है। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो गया है, यानी उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सभी लोगों को बधाई दी और कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड के लोगों को अपनी आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लंबे समय तक अलग राज्य की खातिर प्रयास करना पड़ा। ये प्रयास तब पूरे हुए जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ साल पहले बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद उनके चरणों में बैठकर मैंने बड़े विश्वास से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। बीते वर्षों में उत्तराखंड ने मेरे इस विश्वास को सही साबित किया है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, सरकार के प्रयास से उत्तराखंड के लोगों का, विशेषकर राज्य की हमारी माताओं, बहनों, बेटियों का जीवन भी आसान बन रहा है। उत्तराखंड में 2014 से पहले 5% से कम घरों में नल से जल आता था। आज ये बढ़कर करीब करीब 96% से ज्यादा अधिक हो चुका है। करीब करीब 100% की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 2014 से पहले उत्तराखंड में सिर्फ 6000 किलोमीटर की पीएम ग्राम सड़क बनी थी। आज इन सड़कों की लंबाई बढ़कर 20,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। और मुझे मालूम है पहाड़ों में सड़कें बनाना कितना कठिन काम होता है और कितनी बड़ी जरूरत होती है। उत्तराखंड में लाखों शौचालयों का निर्माण करके, हर घर बिजली पहुंचाकर, उज्ज्वला योजना के तहत लाखों गैस कनेक्शन देकर, आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा देकर हमारी सरकार हर वर्ग, हर आयु के लोगों की साथी बनकर काम कर रही है। आज उत्तराखंड ऐसे निर्णय और ऐसी नीतियां बना रहा है
जो देश के लिए उदाहरण बन रहे हैं। उत्तराखंड ने गहन अध्ययन के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी सेक्युलर सिविल कोड कहते हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूरा देश चर्चा कर रहा है। इस अवसर पर राज्य के लोगों से पीएम मोदी ने 5 आग्रह भी किए हैं। उत्तराखंड के लोग अपने आने वाली पीढ़ियों को गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसरी जैसी भाषाएं सिखाएं। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ने के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान को आगे ले जाएं। सभी नदी नालों का संरक्षण करें, अपने जड़ों से जुड़े और अपने गांव लगातार जाएं और अपने गांव के पुराने घरों को भी बचाएं। इन्हें आप होमस्टे बनाकर अपनी आय बढ़ाने का साधन बना सकते हैं। उत्तराखंड में देशी विदेशी पर्यटकों से भी 4 आग्रह किए गए हैं, जो आप पत्रिका पढ़कर जान सकते हैं। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण चुनौतियों के बीच दुनिया प्रत्याशित आपदा झेल रही है। दूषित हवा और जल से स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है। अनिश्चित मौसम से अति सर्दी, गर्मी, बारिश और ओलावृष्टि सामने आ रही है। ऐसे में पर्यावरण प्रदूषण का मुद्दा सिर्फ नीति निर्धारण तक नहीं छोड़ा जा सकता। भारत ने इस मुद्दे को जीवन शैली से जोड़कर विश्व को पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ का मॉडल दिया है। तो देश में प्रदूषण पर वार और पर्यावरण की सुरक्षा को जन आंदोलन बनाकर आगे बढ़ाया है। राष्ट्र ने 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया। प्रदूषण एक बहुआयामी मुद्दा है जो कई कारकों से प्रभावित होता है। स्वच्छ वायु के प्रति प्रतिबद्धता न केवल स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है, बल्कि सभी नागरिकों के लिए विकास और बेहतर जीवन गुणवत्ता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और यही वजह है कि भारत अपने विकास की गति को बनाए रखने और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में निरंतर निगरानी, नवाचार और सार्वजनिक भागीदारी को महत्व दे रहा है। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 201.45 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो बिजली की कुल उत्पादन क्षमता का करीब 46% है। 2030 तक 500 गीगावाट क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। पीएम राष्ट्रीय गति शक्ति मास्टर प्लान से लॉजिस्टिक सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूती दी जा रही है। इससे प्रदूषण में कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों में हरित रोजगार के महत्व पर जोर दिया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, पीएम कुसुम, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और उत्पादन से प्रेरित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं जैसी प्रमुख पहलों के माध्यम से भारत न केवल 2070 तक अपने महत्वाकांक्षी नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रहा है, बल्कि एक सशक्त और समावेशी ऊर्जा परिदृश्य को भी बढ़ावा दे रहा है। स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं का समर्थन करने वाले जीवाश्म ईंधन सब्सिडी अभिनव कर उपायों में महत्वपूर्ण कटौती देश की सक्रिय रणनीति का उदाहरण है। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के ये निरंतर प्रयास जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करते, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे भारत इस परिवर्तनकारी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है, ये अन्य देशों के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर विशेष सामग्री आप पत्रिका में पढ़ सकते हैं। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। मिलते हैं पत्रिका के नए अंक के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान रखती है। इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने अनमोल सुझाव भी भेज सकते हैं, जिनका रहता है हमें हमेशा बेसब्री से इंतजार। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता। नमस्कार।